अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और नाना जी की खौफनाक कहानियों को बेहद पसंद करते होंगे और उनका इंतज़ार भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ, जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। जुल्फ़कार कहते हैं कि एक दफ़ा नाना जी ने हमें बताया, शाह साहब के पास कुछ लोग आए। वो एक जंगल से एक गांव से आए थे, जहां पर उनका एक जंगल का इलाका था। तो वो बताते हैं कि हम लोग अक्सर जब लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाते हैं, सर्दी के मौसम में हमें लकड़ी की बहुत ज़रूरत होती है और लकड़ी हमें सिर्फ जंगल से ही मिलती है। तो हम जब भी अपने गांव के जंगल की तरफ जाते हैं, जहां पर घने दरख्त और सारा लकड़ी का हिस्सा ही वहीं पर है, वहां पर ऐसे ऐसे दरख्त हैं जहां से पूरे गांव के लिए लकड़ी लाई जाती है। तो वहां पर कुछ लकड़हारों के साथ अजीबोगरीब वाकयात होने लग गए हैं। वो कहते हैं कि जब हम लोग जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाते हैं तो हमें वहां पर सुर्ख आंखों वाले काले वजूद नजर आते हैं, जो अक्सर या तो दरख्तों के ऊपर बैठे होते हैं या दरख्तों के पीछे से झांक रहे होते हैं। एक दो लकड़हारे जो हैं उनकी तो तबीयत भी बहुत सा खराब होने लग गई। वो बहुत ज्यादा खौफ में मुब्तला हो गए। उनमें से एक लकड़हारे का ये कहना था कि मैं अपने खेत से जब वापस आया तो लकड़ी काटने के लिए मैं जब जंगल की तरफ गया, शाम होने वाली थी और घर में जलाने के लिए कोई भी लकड़ी नहीं थी। खाना भी बनाना था और लकड़ी जलाना भी बहुत जरूरी था क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी। तो मैंने टाइम की परवाह ना करते हुए जंगल से लकड़ी लेने का फैसला किया। तो जो ही मैं जंगल की तरफ गया, मैं वहां से पहले भी लकड़ियां काटता था। वहां पर एक मेरे हाथों का कटा हुआ दरख्त का एक तना भी था। उसी के पास वाला दरख्त मैं काटने लगा तो मुझे अपने करीब से बहुत ज्यादा डरा देने वाली एक आवाज सुनाई दी। जिस तरह से कोई बहुत भयानक आवाज में जैसे धाड़ता है, मैं डर गया कुछ जंगली जानवर ना हो। मैंने जो ही अपनी लालटेन से पलट कर देखना चाहा तो जो लकड़ी का तना, जो दरख्त का तना कटा हुआ था, उसके ऊपर मैंने एक वजूद को बैठे देखा, बिल्कुल काला स्याह। उसने जैसे अपना चेहरा दूसरी तरफ किया हुआ था। मुझे पहले समझ में नहीं आ रहा था कि ये है क्या। हम लोगों के जंगल में कोई भी ऐसा जंगली जानवर नहीं था जिसके डर से हम लोग जंगल की तरफ ना जा सके, जिसके डर से हम लोग लकड़ी काटने ना जा सके। देखने में मुझे वो एक रीछ नुमा लग रहा था। तो मैंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जैसे मैं उसको मारने के लिए आगे बढ़ने लगा तो एकदम से जैसे मेरी तरफ उसने जो ही वो पलटा, उसकी आंखें सुर्ख रंग की थी। उसका वजूद बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया, यहां तक कि वो दरख्तों से भी ऊंचा हो गया। मैं अपनी जान बचाकर वहां से भागा। वो लकड़हारा बहुत बीमार रहा। उससे हम लोग उससे मिलने जाते थे, वो इतना खौफजदा था कि वो घर से बाहर ही नहीं निकलता था। और वो ये बकायदा कहता था कि उस दिन के बाद मुझे अपने घर से भी खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं। मुझे ऐसे लगता है कि वो जिन्नात मेरे पीछे तक आ गए हैं। ये वाकयात यहीं तक ही नहीं थमे रहे। अगर कोई शाम के वक्त जंगल वाली साइड से गुजरता भी है तो उसको जंगल वाले हिस्से पर बकायदा वो काले वजूद दिखाई देते हैं, सुर्ख आंखों वाले। हमारी मदद करें। हम लोग तकरीबन पूरा गांव ही उस जंगल से लकड़ियां लेकर आते हैं। हम लोगों के जंगल में कोई भी लकड़ियों वाला टॉल नहीं है। हम लोगों को अपनी मदद आपके तहत वहां से लकड़ियां लानी होती हैं। तो आप हमारी मदद करें। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं कि हम लोग क्या करें। शाह साहब ने उनकी सारी बातें सुनी और कहा कि क्या आज से पहले उस जंगल में ऐसा कोई हादसा हुआ? जिस पर उन लकड़हारों का ये कहना था कि नहीं, आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। लेकिन जंगल का जो अंदरूनी हिस्सा है, जो बहुत घने दरख्त है, उस तरफ हम लोग बहुत कम आते जाते हैं।
اس طرف سے کبھی کبھار آوازیں سنائی دیتی تھی، جیسے دور کوئی کھڑا ہو کر آواز دیتا ہے۔ ہم لوگ کبھی اس طرف گئے نہیں، لیکن اب جب سے ہم لوگوں نے ایک دو بار شام کے وقت جا کر لکڑی کاٹی ہے، تب سے یہ معاملات زیادہ شروع ہو گئے۔ اور کچھ گاؤں کے لوگوں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ جنگل والی طرف سے کچھ پرسرار مخلوقات گاؤں میں بھی آتی ہیں۔ ہم لوگ بہت خوفزدہ ہیں کہ ہم لوگ کیا کریں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ جنگل کا جو اندرونی حصہ ہے وہاں پر جنات کا بسر ہے، وہاں کے جو درخت ہیں وہ آسیب زدہ ہیں۔ وہی جنات جب انسان کی آمد کو محسوس کرتے ہیں، انسان کے وجود کو محسوس کرتے ہیں، تو وہ انسان کے تعاقب میں اس طرف بھی بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ تم لوگوں نے غلطی یہ کی جب تم لوگ شام کے وقت وہاں سے لکڑیاں کاٹنے کے لیے گئے۔ مغرب کے بعد جنات آزاد ہوتے ہیں، اور شام کے بعد ویسے بھی جنات اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، وہ ٹھکانہ ڈھونڈتے ہیں انسانوں میں، انسانوں کے گھروں میں یا انسانوں کے وجود میں اپنا بسیرا کرنے کے لیے۔ تو جب تم لوگوں نے شام کے وقت وہاں پر جا کر لکڑیاں کاٹی تو جنات وہاں پر موجود تھے۔ جب انہیں آدم کا پتہ چلا کہ یہاں پر انسان موجود ہیں تو حملہ آور ہونے کے لیے اس حصے میں بھی آنے جانے لگے۔ جیسے ان لوگوں نے اس لکڑہارے پر حملہ کیا یا اس کو ڈرایا اور لکڑہارے کے گھر تک بھی اس کا پیچھا کیا، تو وہ جنات اب انسانوں کے پیچھے آبادی میں بھی آنے لگے ہیں، گاؤں میں بھی آنے لگے، کیونکہ شام کے وقت جنگل میں جانا منع ہوتا ہے، جہاں پر بے تحاشا درخت ہوں، ویرانہ ہو، سنسان جگہ ہو، وہاں پر اگر شام کے بعد جایا جائے تو جنات اپنا آپ ظاہر ضرور کرتے ہیں، کیونکہ وہ جنات جو ہیں درختوں پر رہتے ہیں اور پورے علاقوں میں ان کا گزر بسر ہوتا ہے۔ کوشش کرو کہ تم لوگ شام کے وقت جنگل سے لکڑیاں کاٹنے بالکل بھی نہ جاؤ۔ دوپہر کے ٹائم، گرمیوں کی بہت جو خاص دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم بھی نہ جاؤ، جس ٹائم بالکل سنسان جگہ ہوتی ہیں۔ اور شام کے بعد، مغرب کے بعد تو لکڑی کاٹنے بالکل جانا بھی نہیں چاہیے۔ تبھی اس نے یہ کہا کہ اب جب وہ ہمارے گاؤں کی طرف آنے لگے ہیں اس کا ہم لوگ کیا حل کریں؟ تو شاہ صاحب نے کہا اس کے لیے وہاں پر پڑھائی کرنی ہوگی اور حصار باندھنا ہوگا، کیونکہ اگر ایک دفعہ جنات آبادی میں آ جائیں تو ان کے پورے پورے خاندان اور پورے پورے قبیلے بھی انسانوں کے پیچھے وہاں پر آ جاتے ہیں، ان کو اپنا شکار بنانے کے لیے، ان کے جسموں میں اور ان کے گھروں میں بسیرا کرنے کے لیے۔ اب اس لکڑہارے کے ذریعے جنات ایک بار تم لوگوں کے گاؤں میں آ چکے ہیں، تو اب وہ اسی طرح سے آتے جاتے رہیں گے، اور تب تک وہ وہاں پر چکر لگائیں گے جب تک وہ لکڑہارے کو اپنا شکار نہیں بنا لیتے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ جا کر وہاں پر حصار باندھوں گا۔ شاہ صاحب، میں اور ان کے کچھ خادمین، ہم لوگ ان کے ساتھ ان کے گاؤں میں روانہ ہوئے۔ جب گاؤں میں پہنچے تو ان لوگوں کا جو گاؤں تھا وہ بہت ہی زیادہ قدیم اور پرانا گاؤں تھا، اور جنگل بھی بہت بڑا اور گھنا جنگل تھا۔ شاہ صاحب نے وہاں پر جا کر اس حدود کا جائزہ لیا اور کہا کہ اس حصے کی طرف سے جنات کی آمد و رفت ہے۔ وہاں پر بے تحاشا جانوروں کے پیروں کے نشان لگے ہوئے تھے، کیونکہ جو جنات ہوتے ہیں ان کے پیروں کے نشان بھی جانوروں جیسے ہی ہوتے ہیں۔ پھر شاہ صاحب نے وہاں پر پڑھائی کی، حصار باندھا اور کہا کہ تم لوگوں نے جنگل کے صرف اس حصے تک لکڑی کاٹنی ہے، وہ بھی شام کے بعد نہیں، دن کی روشنی کے وقت، تو یہ جنات تم لوگوں کو تنگ نہیں کریں گے۔ پھر شاہ صاحب نے وہ جو لکڑہارا تھا اس کو بھی جا کر دیکھا، اس کو دم کیا، تو لکڑہارے کا یہ کہنا تھا کہ رات بھر ہم لوگوں کے گھر کی دیوار کے اوپر ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھ کے روتا ہے، باقاعدہ نظر بھی آتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے۔ میں اتنا بیمار ہوں کہ میں اٹھ کر چل بھی نہیں سکتا، جب بھی وہ روتا ہے تو میرے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور مجھے باقاعدہ لگتا ہے کہ جیسے میری ہڈیوں کو کوئی توڑ رہا ہے، میری ٹانگیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹیڑھی ہو چکی ہیں۔ شاہ صاحب نے اسے دم کیا اور حفاظت کا ایک تعویذ دیا، اور اس کے گھر کے اوپر بھی حصار باندھ دیا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ یہ جنات اب نقصان پہنچائے بغیر یہاں سے چلے جائیں گے۔ اسی طرح سے نانا جی بتاتے ہیں کہ شاہ صاحب کے پاس ایک
जोड़ा आया। वो बताते हैं कि उनकी नई नई शादी हुई थी, तो वो अपने गांव से दूसरे गांव में दावत खाने के लिए गए हुए थे अपने रिश्तेदारों के घर। वो दोनों जो थे एक मोटरसाइकिल पर सवार थे। तो जब वो गांव में पहुंचे, वहां पर दावत वगैरह खाने के बाद जब वो वापस आ रहे थे तो रात का वक्त था। अब जब वो गांव के बैरूनी रास्ते पर थे जहां से उन्होंने गांव से बाहर निकलना था, वो जो सड़क थी वो सारे दरख्तों से घिरी हुई सड़क थी, बहुत घने दरख्तों से घिरी हुई सड़क। वो बताते हैं कि जैसे हम लोग सड़क के दरमियान में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि एक औरत काले स्या लिबास वाली सड़क के दरमियान में खड़ी थी। हम लोग बड़े हैरान हुए कि ये औरत सड़क के दरमियान में क्यों खड़ी है। वो लड़का कहता है कि मैंने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। अब हमने देख तो ली थी, औरत भी खासी कदावर थी, हॉर्न बजाते रहे, वो आगे से हट नहीं रही थी। जैसे ही उसने अपना बाइक साइड पर किया तो बकायदा उसकी जो बीवी है वो कहती है कि मुझे ऐसे लगा है कि काला सा पर्दा मेरे सर के ऊपर आया है और वो गायब हो गई। वो लोग तो बहुत ज्यादा डर गए कि वो गई कहां पर, वो काला सा पर्दा कैसा था। जब वो लोग घर आए तो उस लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लग गई। उसका सर जो था जैसे किसी ने पकड़ लिया और वो अपना सर झटकने लग गई। उसने अपना सर इतना झटका कि उसके बाल भी खुल गए, आंखें सुर्ख हो गई और वो घुराने लग गई। उसके ऊपर बकायदा दौरे की कंडीशन पड़ गई, यानी वो उसको दौरा पड़ गया। बड़ी मुश्किल से वो कहता है हमने इसको कंट्रोल किया, ये बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गई थी, इसको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। हम लोगों ने आयतुल कुर्सी पढ़ी, सूरत यासीन पढ़ी, सूरत यासीन का पानी दम करके पिलाया, तब जाकर इसकी कुछ हालत नॉर्मल हुई। लेकिन जैसे ही मेरी ये खाला ने सूरत यासीन पढ़कर इसके ऊपर दम किया, मेरी खाला का गला किसी ने पकड़ लिया। बकायदा ऐसे लग रहा था उनका गला कोई दबा रहा है और ये कह के मार मार के हंस रही थी। बड़ी मुश्किल से इसकी हालत नॉर्मल हुई। तो जब ये नॉर्मल हुई तो इसको याद ही नहीं था। परसों रात इसके साथ ये हादसा हुआ। कल का दिन हमने बड़ी मुश्किल से गुजारा। इसके पास कुरान पाक रखा, ये चिल्लाती और कहती है कुरान पाक बाहर ले जाओ। फिर हम लोगों के गांव में एक बुजुर्ग है, उनसे दम करवाया तो उन्होंने ये कहा कि वक्ती तौर पर वो चीज इससे पीछे हट गई है, लेकिन मैं इसके ऊपर से उसका साया नहीं हटा सकता। उन्हीं बुजुर्ग ने हमें आपके बारे में बताया और हम यहाँ तक आए हैं, हमारी मदद करें, इसकी हालत बहुत सा खराब है। नाना जी कहते हैं वो जो लड़की थी जब वो आई तब वो तकरीबन ठीक थी, लेकिन वहां पर बैठे बैठे उसका चेहरा बड़ा अजीब सा लग रहा था, बड़ा पुरसरार सा, और आंखें भी बड़ी सुर्ख हुई हुई थी। तभी उसने अपना चेहरा जो है वो दीवार की तरफ कर दिया, बकायदा उठी और दीवार की तरफ मुंह करके बैठ गई। जब उसका शौहर ये बातें बता रहा था तो ऐसा ऐसा आवाजों में हंस रही थी और उसने अपना पूरा सर जो है दीवार के अंदर दे दिया, ऐसे नीचे करके अजीब अंदाज में बैठी हुई थी। डर लग रहा था उसे देख के। शाह साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, कर लेते हैं बंदोबस्त। जो कुछ भी था, वो एक पिछल पैरी चौड़े लाफत खड़ी थी उस रास्ते के दरमियान में जहां से तुम लोग गुजरे हो, और वो फौरन इस पर हावी हो गई है क्योंकि ये बहुत ज्यादा सजी सवरी थी, तैयार थी, खुशबू भी लगाई हुई थी। उसने कहा कि जी बिल्कुल। शाह साहब ने कहा कि वो उसके जिस्म में अभी भी मौजूद है, इसके ऊपर हावी है। शाह साहब ने पढ़ाई पढ़ना शुरू कर दी और जैसे ही शाह साहब ने पढ़ाई पढ़ के उसकी कमर के ऊपर फूंकना शुरू किया, उसने सर उठाना शुरू कर दिया और दीवार की तरफ बैठकर रोने लग गई। शाह साहब ने कहा कि इस तरफ आकर बैठो। 2 दफा बुलाया, नहीं आई। तीसरी दफा जब शाह साहब ने पढ़ाई करके फूंक मारी तो बाकायदा ऐसे था जिस तरह से वो कोई रिपोर्ट होती है, ऐसे अजीबोगरीब अंदाज में चलती हुई आई और आकर बैठकर आंखों में आंखें डालकर हुर्राने लग गई। शाह साहब ने कहा कि क्यों इस बच्ची के पीछे पड़ी हो, क्यों इसको सता रही हो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। पहले तो वो बोली नहीं, फिर जब बोली तो उसने बताया कि ये मेरे रास्ते में थी, मैं वहां पर खड़ी थी, ये मेरे रास्ते से गुजर रही थी और ये बहुत ज्यादा इसने खुशबू लगाई हुई थी। मैं इसकी खुशबू पर आशिक हो गई और मैंने इसे जकड़ लिया, ये मुझे बहुत पसंद है, मैं इस पर आशिक होगी और मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। उस मखलूक ने, उस पिछल पैरी ने बकायदा ये बात कही। शाह साहब ने कहा कि नहीं, तुम इसको लेकर नहीं जा सकती,
शाह साहब ने उसी टाइम पढ़ाई की। जैसे ही शाह साहब ने पढ़ाई की, वो जो मखलूक थी उसे तकलीफ होने लगी और वो लड़की जो है वो रोने लग गई और कहने लगी कि मैं इसके जिस्म से चली जाऊंगी, मुझे छोड़ दो, मैं इसे कोई नुकसान नहीं दूंगी, क्योंकि अभी उसका दौरा बिल्कुल नया नया पड़ा था। अगर 11 दिन गुजर जाते तो उसको हटाने के लिए एक अमल करना पड़ना था। फिर शाह साहब ने जैसे ही अपनी हिफाजत की जो तस्बीह है उस लड़की के हाथ पर रखी तो वो मखलूक उसके जिस्म से निकल गई। बाकायदा जाते जाते वहां पर अपनी निशानी भी देकर गई। पानी वाला एक घड़ा पड़ा था जिसको किसी चीज ने उठाकर बाहर सेहन में फेंक दिया, ये उसके जाने की निशानी थी। फिर शाह साहब ने उनको हिफाजत का एक तावीज दिया और कहा कि गलती से भी दोबारा उस गांव की तरफ शाम के वक्त नहीं जाना, और अगर कभी जाना भी हो तो हिफाजत का तावीज पहन कर जाना है, वरना वो मखलूक इसे जानी नुकसान भी दे सकती है। इस तरह से शाह साहब ने उनकी मदद की। अक्सर लोगों के साथ ये मामलात हो जाते हैं। गांव के ऐसे इलाके शाम के वक्त सुनसान होते हैं, वहां पर जिन्नात मौजूद होते हैं जो इंसानों को बाज़ औक़ात अपना आप जाहिर भी कर देते हैं, और फिर भी इंसान अगर उनके करीब चले जाएं तो उनको नुकसान देते हैं। ये थी नाना जी की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होंगी। आप लोग अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहे खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।